सेवक हर किस देवस है उनसे अग्रतर पंक्ति में द्वारका माहेश्वरी जी, मेरा उनसे मिलना हुआ तो उसके निमित्त डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी हैं जो इस समय आगरा कॉलेज के प्राचार्य हैं। और जाहिर है कि हम में साहित्य को लेकर एक ऐसी भीतरी धुन, एक ऐसा उद्वेग धड़कता रहता था कि हम आपस में चीजों को शेयर करते थे। और तब मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने उन पर लिखने के बहाने अपनी कलम को थोड़ा मांझा और उनके साथ रहकर मैंने जाना कि उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी कि मेरे ऊपर लिखो, क्योंकि लिख भी लोगे तो छपेगा कहाँ। लेकिन सौभाग्य कि हिंदी के बड़े श्रेष्ठ पब्लिशर किताब घर में से छापा और छपने के बाद जो श्रेय मिला मुझे भी, कि मुझे भी नहीं पता था कि पहली पुस्तक की दूसरी पुस्तक। हिंदुस्तान में रिव्यू लिखते हुए लम्ही के संपादक ने कहा कि ये बाल साहित्यकार पर आलोचना की पहली पुस्तक, तो मुझे बहुत तोष मिला। और बाद में रचनावली जब सामने आई तो बहुत ही बिखरे अंदाज में, जिस प्रकाशक को रचनावली छापने का कोई इल्म न था, उसने बीड़ा उठा लिया कि हम रचनावली छापेंगे। हमें भी अच्छा लगा, एक जिल्द में चीजें आ जाएंगी। 3 जिल्दों में छपी किताब। शंकर दयाल शर्मा जैसे कांग्रेस के नेता थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वे भी गांधीयन परंपरा के पोषक थे। वे और माहेश्वरी जी अमुक सम्मुख थे, सारे रिलेटिव रिश्तेदार, कमलेश भट्ट कमल, मैं भी साथ थे। और दोनों महापुरुषों की, शंकर दयाल शर्मा की और माहेश्वरी जी की ऐसी गुफ्तगू देखने को मिली। ऐसी विरल छवियां बहुत कम होती हैं। मैं समझता हूं कि धरती निरंतर गांधी से विमुख होती जा रही है और मैं समझता हूं कि इस देश से गांधी निरंतर खत्म होते जा रहे हैं। कभी कैलाश वाजपेयी ने लिखा था कि भविष्य घट रहा है, भविष्य घट रहा है। महान पंक्ति है ये, भविष्य घट रहा है। एक बड़ी निर्मम विलक्षण पंक्ति है। कविता की पंक्तियां ऐसे ही होती हैं, वे कुछ मुखर होती हैं, कुछ संकेत होती हैं, कुछ अल्प भाषित होती हैं, कुछ आकाश भाषित होती हैं, लेकिन इन्हीं में जीवन का सारांश छिपा हुआ है। बच्चों के लिए लिखते समय वही होता है, जब हम मेले ठेले में जाते हैं और बच्चे जिद करते हैं तो बच्चों के मनोविज्ञान पर एहतराम इस्लाम में बड़े शायर इलाहाबाद के लिखते हैं कि मूर्ति सोने की निरर्थक वस्तु है उसके लिए, मूर्ति सोने की निरर्थक वस्तु है उसके लिए, मोम की गुड़िया अगर बच्चे को प्यारी है तो है, अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है, मौसमों के दरमियान एक जंग जारी है तो है। इसी का एक शेर है कि मूर्ति सोने की निरर्थक वस्तु है उसके लिए, मोम की गुड़िया अगर बच्चे को प्यारी है तो बच्चों का मनोविज्ञान समझना। और बच्चे बहुत जल्दी अपनी अगली पीढ़ी को अलविदा कहते हैं। पापा से कहते हैं बाप कालीबंगा और हड़प्पा उत्खनन से निकली सभ्यता की कोई प्रजाति है। वे बिल्कुल अलग, आपके चिंतन से अलग होते हैं, मोबाइल में आपसे ज्यादा भाष्यकार होते हैं, गूगल के वो पंडित होते हैं, अपने रिश्ते खुद पसंद करते हैं, आपके पाठ्यक्रम गीता इत्यादि को कहते हैं सेल्फ में सजा दो, आपके कीर्तनिया भाव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बच्चे अपनी राह खुद बनाते हैं, इसलिए कि हर बच्चा केवल बच्चा नहीं है, वो एक ख्याल है जो किसी शायर के भीतर नया नया जन्म लेता है। और तो वो कहता है कि तुमसे जितनी बार मिला हूं पहली पहली बार मिला, पहली पहली बार एक तितली ख्याल जैसे किसी कवि के भीतर उपजता है, तब वो कोई गीत रचता है। मुझे अचरज होता है कि प्रबंध काव्य लिखने में जितने प्रवीण माहेश्वरी जी थे, चर्चा तो यहां सूरदास के बाल साहित्य की भी होनी है। एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे पुरखा बाल साहित्यकारों में यद्यपि केवल बाल साहित्यकार कहकर हम सूर का अपमान करेंगे, सूर ब्रज की उपज थे और ब्रज का एक बहुत बड़ा केंद्र है और ब्रज को एक गौरव है कि सूरदास जैसा कवि हमारी हिंदी साहित्य में है, जिसके पास संगीत से भरी राग रागिनियां हैं। अनेक संगीतकारों का जो सौष्ठव है, जो बंदिशें हैं, वो सूरदास के कवित्व पर आधारित हैं। लेकिन सूरदास का, इसके बारे में हजारी शाह द्विवेदी कहते थे कि सूरदास बाल साहित्य का कोना कोना झांक आए हैं। एक ऐसा दृष्टिहीन व्यक्ति, नेत्रहीन नहीं दृष्टिहीन, लेकिन बाल साहित्य पर इतना कमांड। और मुझे सूर से प्रीति क्यों हुई या रत्नाकर से प्रीति क्यों हुई, दोनों की आराध्य गोपियां भी हैं, दोनों ने गोपियों को भी केंद्र में रखा है। मेरी साहित्य वृत्ति जगाने का जो काम बचपन में किसी ने किया, एक ऐसे गुरु जो
रामशंकर शुक्ल रसाल बहुत बड़े कवि हुआ करते थे इलाहाबाद के, उनके शिष्य थे। वे पढ़ाते थे उपजाएं कैसे, संस्कार उपजाने की बात कही जा रही कि बच्चे को कैसे जगाएं, कैसे डमरू हिलाने वाला मदारी इकट्ठा कर लेता है, फालतू लोगों की 100 की भीड़ तो आसानी से कर लेता है, लेकिन एक गुरुजी चौराहे पे खड़े हो जाए तो कोई उनके पास नहीं भटकेगा। तो ये जो बात है कि साहित्य में जो जिज्ञासा जगाने वाली बात, तो मुझे उन्होंने कहा कि सूर की और रत्नाकर की गोपियों में क्या फर्क है बताओ भाई। तो हम 12वें में पढ़ते थे और कुछ पद थे उनके, अब कैसे डिफरेंशिएट करें, कोई शिल्प सौष्ठव कथ्य इत्यादि इत्यादि, मतलब कुछ नहीं। सूर की गोपियों और रत्नाकर की गोपियों में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा अब मैं बताता हूं। जो मुझे परंपरा से ज्ञात हुआ है कि सूर की गोपियां हाई स्कूल तक पढ़ी हैं, बेचारी बेचारी बड़ी रोती धोती हैं, निश्चित दिन बरसत नयन हमारे, करील भई कुंजे इत्यादि इत्यादि, रोती भी। और लेकिन रत्नाकर की गोपियां ग्रेजुएट है व्यागरा कॉलेज की, तो वो चुप रहो धो सूधो पथ मथुरा को गहो, एक मनमोहन तो बस के उजारो मोहिय में अनेक मनमोहन बता। तो ये सूर की गोपियां हाई स्कूल, बेचारी बहुत सीधी हैं। हमारी भारत की जैसी स्त्रियां होती थी पहले, सवाल जवाब नहीं करती थी, पति को हमेशा परमेश्वर मानती हैं, और उस परमेश्वर ससुर को ये नहीं पता है कि इतना परमेश्वर है, परम अधम को भी परमेश्वर मानती हैं। हमारे भारत की स्त्रियां ऐसी सीधी सूर की गोपियां जैसी हैं। लेकिन रत्नाकर की गोपियों ने बताया कि हम उद्धव जी आप, तो ये आप देखिए तब ये पैदा हुआ कि भाई सूर की गोपियों को इस लिहाज से पढ़ें, रत्नाकर की गोपियों को इस लिहाज से पढ़ें। वे शंकालु हैं, प्रश्नाकुल हैं। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम प्रश्न करना भूल गए हैं। हम तो मोदी से भी प्रश्न करना भूल गए हैं। जो इतिहास बताते हमने सीख लिया, जो भूगोल बताते सीख लिया, जिस रास्ते बताए हम चलने को, हमने वो प्रश्नाकुलता कहां है जो याज्ञवल्क्य से बहस करते हुए होती थी। जो कोई स्त्री भारती जैसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारती थी शंकराचार्य को, ऐसी स्त्रियों को क्या हमने मान सम्मान देना छोड़ दिया है कि वो जन्मभूमि है। हम कुंवर नारायण हमेशा कहते थे कि साहित्य के दोष, साहित्य के गुण तो राजनीति में नहीं आए। कहा जाता संसर्गजा दोष गुणा भवंती। किसी शराबी आदमी के साथ रहेंगे तो आपकी तपश्चर्या भंग हो जाएगी और एक दिन आचमन की शक्ल में पिएंगे और उसके बाद फिर आप डूब जाएंगे उसमें। लेकिन कहा कि राजनीति में साहित्य के सद्गुण तो नहीं आए, लेकिन साहित्य में राजनीति के दुर्गुण आ गए। तो आज का जो साहित्य है, यद्यपि नव छापे खाने, बहुत सारी दुश्वारियों से हम ऊपर आ गए हैं, लेकिन आज क्या बात है, इतने महाभारत रचे गए, इतने व्यास पैदा हुए जिन्होंने मिलकर महाभारत रचा, रामायण रचा गया, हमारे उपजीव्य ग्रंथ हैं। और भारत में फिर भी आपको लगता होगा कि 100 खबरें जो आती हैं, चैनल में कोई बाल साहित्य का चैनल नहीं है, कोई बाल गीतों का चैनल नहीं है, कार्टून के 20 चैनल मिलेंगे आपको, और हिंसाजनक खबरों के जो पल पल घटती खबरों की जानकारी देते, जिसमें 90% रेप, छिनैती और इत्यादि 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 दुर्घटनाएं होती हैं पल पल पर। तो कभी आप पूछते हैं कि क्या हम सूर्य के देश में बैठे हैं, क्या हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के देश में बैठे हैं, क्या यह ज्ञेय की भावभूमि है, क्या यह महाभारत की भावभूमि है? युद्ध के बाद वहां भी था तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, यहाँ तो धर्म की ग्लानि अनवरत हो रही है, लेकिन हम प्रश्न करना भूल गए हैं। चैनलों ने अपना धर्म, गणेश शंकर विद्यार्थी जेल में हुआ करते थे, प्रताप निकालते हुए शहीद हो गए, उदम तमारकंड निकला कलकत्ता से। इतनी बड़ी पृष्ठभूमि के बावजूद हमने सवाल करने छोड़ दिए, हमने मान लिया कि महाजनों ये कथा सपंथ। मुझे लगता है कि एक जागृत समाज का लक्षण यह है कि वह सवाल उठाए। जिस दिन सवाल और प्रत्याख्यान की भावना हमसे नष्ट हो जाएगी, हम एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसे पर्यायों में हम अभिलषित हो जाएंगे। और मुझे लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे लगातार हमारे देश से गांधी कम हो रहा है, हमारे देश से भगत कम हो रहे हैं, हमारे देश से क्रांतिकारी कम हो रहे हैं, हमारे देश में पूंजीवादी बढ़ रहे हैं, सुविधावादी बढ़ रहे हैं,
अक्षरों के शहर भूखे सो गए हैं, सड़क पर बिकने लगी हैं फिर ऋचाएं। ये वो समाज है जो अक्षरों से कहीं भटक गया है। मुझे लगता है कि सबसे पहली नींव वो शख्स जोड़ता है, माहेश्वरी जैसे शख्स जिन्होंने लिखकर और बड़े बड़े साहित्यकारों की वर्ग और प्रजाति से अलग रहते हुए अपना यश, अपना सुयश खुद रचा और बच्चों के लिए ऐसे गान रचे कि 4 से 14 साल के बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ आगे चलूं, एजेंडा कुछ होता है, लेकिन मैं गीत गाना चाहता हूं। देखिए, अभी ये गीत सुनाया गया है, मैं इसको गा के पढ़ना चाहता हूं। मेरी भावना जरा स्वीकार करें विनोद जी। एक बार शुभा मुद्गल ने एक गीत शायद यही गाया था और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग मांगने के लिए बहुत मेल पत्राचार किया, लेकिन रिकॉर्डिंग शायद वो सुरक्षित नहीं थी। वो संसद में ही वो गीत हुआ। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा के करने, बहुत अच्छा गीत है। और ये गीत भी साधारण छंद में नहीं, बीच में छंद भंग भी होता है। छंद माने छंद अलग होता है, लेकिन छंद अलग से फिर उठाते हैं, आरोह और इसमें बराबर है। और बहुत ही सांगीतिक भी तक कहीं उनको मैंने गाते तो नहीं सुना, लेकिन उनमें एक ऐसी संरचना भीतर थी। मैं साहस नहीं किया कि मैं इसे सुनूं कि वो सुनाए मुझे गीत, लेकिन इनके गीत को गा के बहुत तृप्ति मिलती है। ये गीत आपके सामने रखता हूँ। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने